अभी मैं आपको कुछ केस स्टडीज समझाऊंगा और कुछ लिखवाऊंगा। केस स्टडीज में आपको समझ में भी आएगा और साथ साथ में कुछ मैं केस स्टडीज लिखवाऊंगा भी। तो लिखने के टाइम पर आपको पता लगेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से आपको लिखना है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंस्टीट्यूट जो है नाउअडेज दे आर आस्किंग केस स्टडीज फॉर 7 मार्क्स और 6 मार्क्स। कुछ कुछ केस स्टडीज 3 या 4 मार्क्स का पूछता है, पर मेजॉरिटी केस स्टडीज आपको 6 और 7 मार्क्स का पूछता है। जून 24 के अंदर में तो बल्कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 21 मार्क्स का 3 केस स्टडी पूछ लिया, 777 का 3 केस स्टडीज पूछ लिया। उसका एक एनालिसिस मैंने आपको ग्रुप में दिया भी था, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था ना। तो केस स्टडीज जो है वो नाउअडेज हैव बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज उनका जो राइटिंग पैटर्न है वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, पहले 2023 तक केस स्टडीज जो आती थी वो काफी छोटी आती थी, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की केस स्टडीज पूछता था। अब आपको 7 मार्क्स का केस स्टडीज पूछता है, परंतु जो आंसर है वो तो जरूरी नहीं है कि 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाए। मतलब अगर किसी चीज में प्रोविजन ज्यादा है ही नहीं तो कैसे उसको लिखा जाएगा, हाउ विल यू राइट। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 7 मार्क्स का केस स्टडी पूछता है तो आप एक्सपेक्ट करके रखिए मिनिमम 4 मार्क्स उसमें प्रोविजन पर होगा। केस स्टडीज को लिखने के लिए कितना स्टेप्स यूज करते हैं हम लोग, बताओ? 3। कौन कौन सा 3? प्रोविजन, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन। प्रोविजन बोलो या एप्लीकेबल प्रोविजन, फिर से बोलो कौन सा पहला क्या है? एप्लीकेबल प्रोविजन, दूसरा क्या है? प्रेजेंट केस, और तीसरा क्या है? कंक्लूजन। तो जो एप्लीकेबल प्रोविजन है उस पर कितना मार्क्स होगा? 7 में से कितना मार्क्स होगा? 4। प्रेजेंट केस में कितना मार्क्स होगा? 2। और फिर कंक्लूजन में कितना मार्क्स होगा? 1। 4 2 का 1, 4 2 और 1। स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा परेशान कहां पर होते हैं? प्रेजेंट केस में मैंने ऑब्जर्व किया है, कई स्टूडेंट मेरे को लिखकर भेजते हैं, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कॉपी द लैंग्वेज फ्रॉम द क्वेश्चन। दैट विल नॉट हेल्प एट ऑल, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके सामने पेपर में दिया है वो एग्जामिनर के पास में भी है और सारे बच्चों के पास में है। अगर 1 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग, सबके पास में क्वेश्चन है। तो अगर सारे बच्चे अपना कॉपी में वापस से क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है एग्जामिनर उसको पढ़ते 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 बोर हो जा रहा है और कोई मतलब भी नहीं है। पहला बात तो वो चीज भी गलत है। स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रेजेंट केस को थोड़ा लंबा करने से मेरा आंसर लंबा हो जाएगा। ये गलत फहमी है, एकदम गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट केस को लंबा करने से आंसर लंबा करना बिल्कुल गलत है। तो बोलने का मतलब यह है कि प्रेजेंट केस को आप लेंदी करने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। आपको मार्क्स कहां पर मिलने वाला है? प्रोविजन को लंबा करना है। और प्रेजेंट केस में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन का समरी को कॉपी करते हैं। नहीं भाई, समरी को कॉपी नहीं करना है, समरी को कॉपी नहीं करना है। आपको बार बार मैं बोलता हूं कि प्रेजेंट केस में क्या करना है कि प्रोविजन का कौन सा कंडीशन पास हुआ है, कौन सा कंडीशन पास नहीं हुआ, यह चीज आपको उसमें लिखना है। कौन सा कंडीशन पास हुआ है, कौन सा कंडीशन पास नहीं हुआ, यह चीज आपको चेक करके लिखना है। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो यह चीज अगर आप ठीक से करोगे तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और वैसे भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू पेपर है, तो वहां पर इंस्टीट्यूट जो है वो मार्क्स कट करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो एमसीक्यू पेपर है। उसमें जो स्टूडेंट जितना लिखेगा, जितना सही करेगा उस पर मार्क्स मिलेगा, मशीन से चेक होता है। पर मार्क्स कहां पर कट किया जा सकता है? अकाउंट्स और लॉ में। अकाउंट्स जो पेपर है वो अगर आप सही करते हैं तो इंस्टीट्यूट को मार्क्स देना ही पड़ेगा। लॉ एक सब्जेक्टिव राइटिंग आंसर है, तो यहां पर इंस्टीट्यूट अपना सब्जेक्टिव असेसमेंट लगाकर रिजल्ट को थोड़ा खराब या अच्छा कर सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस लॉ में रखना होगा। इसका थ्योरी और केस स्टडी दोनों ही पर ध्यान देना होगा। कितना थ्योरी कितना केस स्टडी, दोनों पर ही ध्यान देना होगा, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और उसमें भी थ्योरी में भी और केस स्टडी में भी आपको लिखना, अब इंस्टीट्यूट 6 मार्क्स 7 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स का थ्योरी और केस स्टडी पूछता है। तो यू हैव टू राइट मोर एंड प्लस यू हैव टू रिमेंबर द प्रोविजन एक्यूरेटली। ये भी बात है, आपको ज्यादा लिखना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अननेसेसरी बेकार बातें नहीं लिखनी है। प्रोविजन को एक्यूरेट लिखना है। प्रोविजन को क्या करना है? एक्यूरेटली आपको याद करना है। एक्यूरेट मतलब एकदम कोशिश करिए, पूरी बहुत अच्छी तरह से बुक की सारे प्रोविजंस को याद करिए। जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर कम फोकस करिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उस पर ज्यादा और कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंस्टीट्यूट ने जो स्पेसिफाई किया उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे मान लो 120 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने बता दिया है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 25 से 30 मार्क्स का है, तो उससे पूछता भी उतना ही 30-32 मार्क्स का पूछेगा, हायर साइड 30 मार्क्स।
इंस्टीट्यूट ने बता दिया है कि अगर मान लो 15 से 20 मार्क्स किसी चैप्टर से पूछेगा तो आप 20 मार्क्स का मानकर चलिए और उसमें जम के मेहनत करिए। 15 से 20 मार्क्स के हिसाब से आप मेहनत करिए कि जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुआ, कंपनी हुआ, एलएलपी हुआ, आईआरएफ हुआ, नेगोशिएबल हुआ, इसमें मेहनत कंपैरेटिवली बहुत कम है और मार्क्स बहुत ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट में मेहनत बहुत ज्यादा है और मार्क्स कंपैरेटिवली कम है। पर प्रॉब्लम क्या है कॉन्ट्रैक्ट पे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे पूछता है जब, तो सारे क्वेश्चन को मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को ब्लॉक कर देता है। 6 क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। 6 क्वेश्चंस के अंदर में पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है 20 मार्क्स का और उसके बाद में आपको 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते। तो कैसे आपको अपना प्रिपरेशन करना है ये अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप इसको रैंडमली हेफाजत मैनर में अगर प्रिपेयर करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। मार्क्स स्कोर करना भी ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत अच्छी बात है और साथ साथ में मार्क्स स्कोर करना भी बहुत जरूरी है। बोलने का मतलब यह है कुल मिलाकर कि अगर आपको लॉ के अंदर में 100 मार्क्स में अगर कम से कम आपको 60-65 स्कोर करना है तो आपको प्रोविजन एकदम याद मतलब भयंकर रूप से खाने पड़ेंगे। तो पहले आप प्रोविजन को गजब तरीके से, भयानक तरीके से, अच्छी तरीके से याद करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार याद करिए और याद करने के बाद उसके बाद में आप उस पर जब आंसर लिखना चाहेंगे तो आप सेम डे आंसर मत लिखिए। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी याद किया और अभी आधे घंटे के बाद में आंसर लिख दिया। तो आपको प्रोविजन बहुत गजब तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। गजब मतलब भयानक रूप से आपको याद करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। एकदम वर्बैटिम आपको याद रखना बेटर रहेगा। ऑब्वियस बात है कि वर्बैटिम अगर नहीं याद हो रहा है तो याद करो, वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रहा तो याद करो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट जो है वो आप खुद देख चुके हैं कि जून एग्जामिनेशन में 15% रिजल्ट दिया है इंस्टीट्यूट में और हो सकता है आने वाले समय में ये कांस्टेंट हो जाए 15% या फिर 16% या फिर इवन 14-13%। साल भर पहले मैंने आपको बता दिया था, स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत जबरदस्त रिडक्शन करेगा पासिंग परसेंटेज में। तो ये चीज ध्यान रखकर आपको करना है। अब देखिए अभी जो पेपर आया था उसका केस स्टडी, उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया है। अब देखिए जैसे प्रॉब्लम क्या है, ये एमटीपी 1 2 3 को छोड़ दीजिएगा, आप फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम पर ध्यान दीजिएगा बस। आपको क्या बोला मैंने, सुना? फर्स्ट कॉलम क्वेश्चन नंबर और लास्ट कॉलम जून 24 एग्जाम्स में। अब देखिए पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है 20 मार्क्स का। अब उसको कैसे ब्रेक करता है, टीका का केस स्टडी कितना, अरे बोलो ना, टीका का केस स्टडी कितना है 7 मार्क्स। फिर कंपनीज एक्ट का केस स्टडी कितना 7 मार्क्स। टीपा मतलब पार्टनरशिप का थ्योरी 6 मार्क्स। सोगा का केस स्टडी, कंपनीज एक्ट का थ्योरी, एलएलपी का थ्योरी। देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन के अंदर में 3-3 चैप्टर मिलाकर दे रहा है। कोई भी क्वेश्चन में कितना चैप्टर मिलाकर दे रहा है 3। फिर पार्टनरशिप का केस स्टडी 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। ये देखो यहां पर थोड़ा सा कम दिया है, 4 और 3 दिया है। फिर कंपनीज का केस स्टडी 4 और 3 का। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थ्योरी है 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी है 4 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी है 3 मार्क्स का। अब देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन के अंदर में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया है, 3-3 चैप्टर से मिलाकर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का थ्योरी, आईआरएफ का थ्योरी, सोगा का केस स्टडी, टीपा का थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी, नेगोशिएबल का केस स्टडी, कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरी। कुल मिलाकर ये पेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए जरा कि क्या किया इंस्टीट्यूट ने। पहला चैप्टर से थ्योरी पूछा है 6 मार्क्स, खत्म आईआरएफ। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखिए 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। इंस्टीट्यूट ने बोला कितना था बताओ ना, अरे बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा, कितना 20 से 30, परंतु पूछा कितना है 32। ये अब आपको मैंने बताया भी था कि इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा ही पूछेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर मान लो इंस्टीट्यूट अगर मान लो अगर 5 मार्क्स बोलता है तो सबका अगर हायर मार्क्स जोड़ दोगे अगर तो 115 के आसपास ही आता है। पर पेपर आएगा कितने का 120, कितने का 120। तो हायर साइड ही लेना, कितना हायर साइड। देखो 5 और 30 35। बोला है 20 से 30 मार्क्स पर पूछा कितना है 32 मार्क्स। उसमें केस स्टडी 14 मार्क्स और थ्योरी 18 मार्क्स। फिर इसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप से 20-20 मार्क्स बोला है, परंतु पूछा है 21 मार्क्स और 20 मार्क्स। आप खुद देखिएगा जरा, ये देखिए
कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ब्लॉक किया है, हर क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी पार्ट है, 3 में भी पार्ट है, 4 में भी पार्ट है, 5 में भी पार्ट है, 6 में भी पार्ट है। अरे दिख रहा है क्या? अरे दिखा कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। शुड आई रिपीट दिस? बोलने का मतलब यह है कि सर हर क्वेश्चन, हर चैप्टर 3-3 चैप्टर को ब्लॉक कर रहा है, 2 या 3 चैप्टर को ब्लॉक कर रहा है। पार्टनरशिप में देखिए 20 मार्क्स में केस स्टडी है 7 मार्क्स का और थ्योरी है 13 मार्क्स का। कंपनीज एक्ट में 21 मार्क्स, केस स्टडी है 14 मार्क्स और थ्योरी है 7 मार्क्स। एक काम करो ना, सारा का केस स्टडी जोड़ दो, कितना मार्क्स का है? कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी 14, सोगा का केस स्टडी 21 35, फिर पार्टनरशिप में 7 42, फिर 14 56, फिर उसके बाद में 7 63। मतलब बराबर बराबर कर रहा है इंस्टीट्यूट। 120 मार्क्स में 63 मार्क्स का केस स्टडी पूछ रहा है और 57 मार्क्स का थ्योरी पूछ रहा है। बराबर बराबर से भी थोड़ा ज्यादा, मतलब मान कर रखिए आप बराबर बराबर है, आधा थ्योरी आधा केस स्टडी आएगा। अरे आधा थ्योरी और आधा केस स्टडी आएगा, आपको यह समझना है। पहले पुराने जमाने में इंस्टीट्यूट क्या करता था? पुराने जमाने में इंस्टीट्यूट 60-40 का रेशियो रखता था। मतलब इंस्टीट्यूट का सिस्टम था कि 72 मार्क्स का पेपर आता था, 43 मार्क्स का थ्योरी आता था, 43 का थ्योरी आता था, 29 का केस स्टडी आता था। अरे समझ रहे हो? पर अब क्या पूछ रहा है? बराबर बराबर पूछ रहा है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन था, 72 मार्क्स पूछता था और उसमें 43 और 29 पूछता था। पर अब क्या पूछ रहा है? व्हाट दे आर आस्किंग? बराबर बराबर। 120 मार्क्स का पेपर है और 63 का केस स्टडी और 57 का थ्योरी। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या कहा? तो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट दैट थ्योरी एंड केस स्टडी बराबर है पूछ रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब केस स्टडी को लिखने के लिए आपको मैं बार बार बोलूंगा कि कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। 7 मार्क्स का अगर केस स्टडी है तो उसमें कितने मार्क्स का? 3 स्टेप्स होता है। कौन कौन सा 3 स्टेप्स नाम बताओ ना? अरे आवाज नहीं आ रहा है। कौन कौन सा? एप्लीकेबल प्रोविजन कितने मार्क्स का? 4। प्रेजेंट केस कितने मार्क्स का? 2। और कंक्लूजन कितने मार्क्स का? 1। तो कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको पेपर का थोड़ा एनालिसिस समझ में आया क्या? पहला बात, हर चैप्टर कम से कम 3 क्वेश्चन को ब्लॉक करेगा। और एक चैप्टर छोड़ोगे तो 3 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, पहली बात। दूसरी बात, केस स्टडी और थ्योरी इक्वली है, थ्योरी और केस स्टडी दोनों बराबर है। तीसरी बात, आईआरएफ से और एलएलपी से सिर्फ थ्योरी है, आईआरएफ से और एलएलपी से सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट उस पर केस स्टडी पूछेगा ही नहीं। एलएलपी पर तो जब से 2018 से जब से इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में दिया है एलएलपी को, तब से आप उस पर थ्योरी पूछ रहे हैं। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी केस स्टडी पूछने का कोई स्कोप नहीं है, तो सिर्फ उस पर थ्योरी पूछेगा। तो कुल मिलाकर अगर 12 मार्क्स का थ्योरी तो कंफर्म ऐसे ही हो गया कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से थ्योरी पूछेगा और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से थ्योरी ही पूछेगा। अरे बात समझ में आया? 12 मार्क्स का थ्योरी पक्का है, तो मतलब बाकी चैप्टर से थ्योरी ज्यादा है कि केस स्टडी ज्यादा है? कॉमन सेंस, केस स्टडी थोड़ा ज्यादा है। तो एक काम करो, कंक्लूजन में लिख लो फटाफट से कि ये वाला डेट दे देना कि इस डेट को हम लोगों ने फाइल दिया था, तो वो डेट दे देना। वैसे तो ग्रुप में मिल ही जाएगा, बाद में डेट दे देना। अरे डेट दे दो ना कि परसों का डेट का था, 24 अगस्त का डेट का फाइल दिया था। और लिख लो कि थ्योरी 57 मार्क्स, केस स्टडी 63 मार्क्स। जल्दी, थ्योरी 57, केस स्टडी 63। इंडेक्स पेज पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, मैं बोलूंगा बुक के इंडेक्स पेज पर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंक्लूजन वाला चीज है। छोटा सा फटाफट से इंडेक्स पेज पर लिखो, साफ साफ छोटा छोटा करके लिखना। क्या? थ्योरी 57, केस स्टडी 63। फिर लिख लो आईआरएफ और एलएलपी से 6 मार्क्स, आईआरएफ से 6 मार्क्स, एलएलपी से 6 मार्क्स का थ्योरी पूछेगा। आईआरएफ से 6 मार्क्स थ्योरी और एलएलपी से 6 मार्क्स थ्योरी पक्का पूछेगा। तो मतलब बाकी से थ्योरी ज्यादा हो गया कि केस स्टडी ज्यादा हो गया? केस स्टडी। लिख लो, बाकी बैलेंस चैप्टर से केस स्टडी ज्यादा पूछेगा। बाकी बैलेंस चैप्टर से केस स्टडी 63 मार्क्स और थ्योरी 45 मार्क्स। समझ गए? दूसरी बात, अरे बोलो ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे बताओ ना मेरे को जरा? 5। कॉन्ट्रैक्ट कितने क्वेश्चंस को ब्लॉक करेगा? 5।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितने क्वेश्चन को? 3। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टीपा, कंपनीज एक्ट, 3 क्वेश्चंस को ब्लॉक करेगा। आपको बात समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लिख लो। सोगा, टीपा और कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, सोगा, टीपा और कंपनीज एक्ट 3 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक मतलब समझ रहे हो ना? 3 अलग अलग क्वेश्चंस में सब पार्ट्स आएंगे, एक बात। और कॉन्ट्रैक्ट 5 क्वेश्चंस को ब्लॉक करेगा। चलिए, ओके। छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है, छोड़ना किसी भी चैप्टर को पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, केस स्टडी अगर मान लो, सुनो, 7 मार्क्स का आता है, तो 7 मार्क्स में केस स्टडी में क्या क्या करोगे बताओ ना? 4 मार्क्स उसका एप्लीकेबल प्रोविजन, लिख लो। एप्लीकेबल प्रोविजन 4 मार्क्स, प्रेजेंट केस 2 मार्क्स, कंक्लूजन 1, एप्लीकेबल प्रोविजन 2, प्रेजेंट केस, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, एप्लीकेबल प्रोविजन में कितना? 4, 4 मार्क्स, प्रेजेंट केस में 2 और कंक्लूजन में 1 मार्क, खत्म। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज पूरा क्लियर हो गया ना? बोलो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जून में जो पेपर पैटर्न फॉलो किया था वही पेपर पैटर्न फॉलो करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि शायद ऑब्वियसली सोगा से 3 केस स्टडी पूछा है, तो उससे मेरे को लग रहा है कि 3 केस स्टडी नहीं पूछकर 2 केस स्टडी 1 थ्योरी पूछ लेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप खुद देख लीजिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, पार्टनरशिप से और कंपनी से, ये तीनों में मेहनत बहुत कम है कंपैरेटिवली, और मार्क्स बहुत ज्यादा है। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि आएगा वो पक्का ही, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पेपर पैटर्न समझ में आ गया? चलिए, एप्लीकेबल प्रोविजन, अब सुनो, अब लिखना नहीं है। एप्लीकेबल प्रोविजन में लंबा कैसे करते हैं? थोड़ा पीछे से आने की कोशिश करते हैं। सर कितना लिखना जरूरी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, सर केस स्टडी जब भी आप लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए आप पॉइंट लिख रहे हैं, तो पॉइंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब, जैसे कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, एजेंसी, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में आपने लिख दिया कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नंबर 1 एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, बेलमेंट, चैरिटी, डोनर टू डोनर, ठीक है। परंतु अगर आप लिख रहे हैं द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो पहला आपने लिखा सेल कंडीशन एज टू टाइटल। क्या भैया कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, क्या है ये? सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है ये? सेल बाय सैंपल क्या है? साधारण आदमी समझ नहीं पाएगा, तो तब आप इसको एक्सप्लेन करना होगा। समझ गए? बोलो। तो बोलने का मतलब ये है कि सेंटेंसेस मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जब अगर पॉइंट लिख रहे हो तो सेंटेंस, अगर पॉइंट लिखकर उसका डिटेल नहीं लिख रहे हो, तो उसका सेंटेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। लिख लो, अगर कोई पॉइंट को स्टेट कर रहे हो और उसका डिटेल नहीं लिख रहे हो, अगर कोई पॉइंट को लिख रहे हो, पॉइंट को स्टेट कर रहे हो, परंतु डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे हो, तो पहला बात, ये सेंटेंस थोड़ा गलत लिखवा दिया मैंने, मेरे को लिखवाना चाहिए था कि सेंटेंस जो भी लिखना है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, बस। ये सेंटेंस को काट कर चाहे टिक कर सकते हो कि सेंटेंस या पॉइंट जो भी है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसको पढ़ के मीनिंग समझ में आना चाहिए। सेंटेंस या पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसको रीड करके मीनिंग समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजन को क्या करना होगा? याद करने के अलावा कोई उपाय है क्या? प्रोविजन को याद करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए, आइए अब हम लोग केस स्टडी लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए, जे द ओनर ऑफ अ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार, गाड़ी बेचना चाहता है। फॉर दिस पर्पस ही हैंड्स ओवर द कार टू पी अ एजेंट फॉर सेल एट अ प्राइस नॉट लेस देन 50,000। ठीक है, मैंने अपना गाड़ी एजेंट को बोला कि भैया तुम इसको बेच 50,000। समझ गए? द एजेंट सेल्स द कार फॉर 40,000 टू ए हु बाइज द कार इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। एजेंट ने वो गाड़ी 40,000 में बेच दी। किसको बेचा? एक ईमानदार बायर को। किसको बेचा? एक ईमानदार बायर को। बायर कौन है? देखो समझो जरा, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। जे कौन है? गाड़ी का ओनर है। उसने किसको अपॉइंट किया बताओ ना? पी को। अरे किसको अपॉइंट किया? पी। एक एजेंट है। पी नहीं है, एजेंट ने गाड़ी किसको बेच दिया? ए को। ए कौन है? बायर।
अरे ए कौन है? बायर। मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, ए कौन है बोलो ना? बायर। क्लियर? चले, अब क्या किया, ये इसको बोला था 50,000 में बेचने के लिए, परंतु ये कितना में बेचा बताओ ना? 40। अरे कितना में बेचा? 40। और वो पैसा लेकर भाग गया। P also misappropriated the money. Jace use A for recovery of car. जे बोलता है ए को कि भैया मेरा गाड़ी रिटर्न करो। क्या बोलते हो? ए को गाड़ी रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है पहले ये बताओ? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, असल में ये क्या है? एक्सेप्शन। चले बोलिए, तुम लोग बताओ कौन सा पॉइंट होगा, बताओ ना? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। तुम लोग ये चीज ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट अपने आप में पॉइंट नहीं था, उसके पहले एक पॉइंट था, सेल बाय अ नॉन ओनर। फिर से बोलो, नेमो दैट क्यों नहीं धोती? निम्मो दात क्यों नहीं धोती? उसका एक्सेप्शन था ना वो। अरे बोलो ना। तो आपको आंसर कहां से लिखना होगा? सेल बाय अ नॉन ओनर। सेल बाय अ नॉन ओनर, समझ गए? लिखो इसको, कॉपी में लिखोगे आंसर। दिस केस रिलेट्स टू sale by a person who is not the owner of goods. Sale by a person who is not the owner of the goods. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, लिखो this case relates to exception to the doctrine of, बोलो, exception to the doctrine of nemo dat cured non habet. nemo dat cured non habet, दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिखो चलेगा। चले, nemo dat cured non habet। अरे क्लियर? बोलता नहीं है, फिर लिखे इसको ना। अरे बोला, बोलो। नेक्स्ट लिखे, लिखे एप्लीकेबल प्रोविजन, मतलब पहले रेफरेंस दे दिए, फिर लिखे द जनरल रूल इज, द जनरल रूल इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज, द जनरल रूल इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज only the person who is the owner of the goods, only the person who is the owner of the goods can sell and pass a valid title to the buyer। ठीक है, ये वाला लिख लो। if the seller is not the owner, चाहो तो पेज नंबर का रेफरेंस नंबर लिखकर फटाफट लिख सकते हो। If the seller is not the owner of the goods, dot 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 करके, अरे डॉट 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 करके क्या कर रहे हो यार? अब देखकर कॉपी करने बैठोगे, फिर उसके बाद ये भी कॉपी कर सकते हो। अरे यार क्या कर रहे हो? डॉट डॉट टिकर लिखो ना पेज नंबर के साथ में, कि यहां से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। भाई साहब अभी लिखने बैठिए मत, बच्चे नहीं हो, देखकर कॉपी करोगे अब स्क्रीन पर या बुक में देखकर। डॉट डॉट दो, बात खत्म करो, लिखे। देखो सुनो, मेरा टॉपिक क्या लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? इफ दिस रूल इज रिजिडली इन्फोर्स्ड, द इनोसेंट बायर्स मे बी पुट टू अ लॉस इन मेनी केसेस, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू दिस रूल। समझ गए? बोलो, फिर लिखे एक्सेप्शंस, लिखे इन द एक्सेप्शनल केसेस even a non-owner can transfer a valid title to the bona fide purchaser of goods, to the bona fide purchaser of goods for value। चलिए, अच्छा आप सुनो, हेलो देखो, अब बात ऐसा है कि हमने काफी सारा लिख दिया पॉइंट, काफी सारा, मेरा आंसर लंबा हो गया। मेरे को सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट भी लिखना है, तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है मैं 8 पॉइंट अगर लिखूंगा तो वो जो मेरे लिए संभव नहीं होगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे मेरे लिए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर मैं क्या, सुनो, अगर मैं 8 पॉइंट का नाम लिखता तब तो मैं लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता, पर मैं 8 तो लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं? 1 लिख रहा हूं ना। तो उसके लिए क्या लिखूंगा? ये वाला सेंटेंस लिखना होगा, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज गिवन बिलो, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज गिवन बिलो। आया समझ में? अरे आपने पहले क्या लिखा? बहुत सारे एक्सेप्शन है, उनमें से एक मैं आपको दे रहा हूं। अरे एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, उनमें से एक दे रहा हूं। मतलब जैसे वकील बात करते हैं, वकालत करते हैं, वैसे ही आपको बात करना है। समझ गए?
वन ऑफ द एक्सेप्शन इज गिवन बिलो, ये लिख दो, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, ये सेंटेंस कॉपी कर दो। अच्छा, और अगर आंसर को एक्सप्लेन करना हो तो फिर मर्केंटाइल एजेंट को भी डिफाइन कर सकते हो। मर्केंटाइल एजेंट को डिफाइन किए थे ना पहला यूनिट में, पर वो टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है। देखो अब अच्छा खासा लंबा हो गया, 4 मार्क्स के लिए प्रोविजन हो गया, हुआ कि नहीं? कई बच्चे क्या करते हैं, हर सवाल में या तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेंगे या फिर चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, वो गलत है। अरे वो गलत है। हाँ, मर्केंटाइल एजेंट को चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। जब तक आप सारी प्रोविजन को बहुत ही बढ़िया तरीके से याद नहीं करोगे तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। अगर मेहनत पे कटौती करोगे तो मार्क्स में कटौती होगा। जितना मेहनत एफर्ट्स आपको अकाउंट्स में देना पड़ता है उतना ही मेहनत एफर्ट आपको लॉ में भी देना पड़ेगा। अकाउंट्स आप 2 साल पढ़े हैं, उसके बाद में भी आप उसमें मेहनत करते हैं। लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हैं पर फिर भी उसमें आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के थ्योरी पेपर है, पास हो जाएंगे। ये गलत फहमी है। इस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छा स्कोर दूर की बात है भाई, पासिंग परसेंटेज 15% है। तो ये बात आपको समझना होगा कि अकाउंट्स में 2 साल पढ़े फिर भी आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लॉ नहीं पढ़े फिर आप मोटा मोटी बराबर मेहनत तो देना होगा। इकोनॉमिक्स ठीक है 2 साल पढ़े, पर यहां पर बराबर मेहनत देना होगा। बाकी कोई भी कटौती नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज्यादा अगर होगा तो 4 सब्जेक्ट में 25 25 25 25 नहीं करके अकाउंट्स में थोड़ा सा 30 कर लो और बाकी में 23 कर लो, बस। ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। परंतु आप लोग सोचते हैं कि अकाउंट्स में 30 दे रहे हैं तो लॉ में 15 से काम हो जाएगा। अकाउंट्स में कई स्टूडेंट सोचते हैं 30% दे रहे हैं, मैथ्स में सोच रहे हैं 30% दे रहे हैं, 60 हो गया, और बाकी में 15-20% देने से काम हो जाएगा। तो वो ठीक नहीं है, दैट्स नॉट करेक्ट। मेहनत पूरा देना होगा क्योंकि मार्क्स बराबर है भाई। आप अकाउंट्स में आप खुद सोचिए, आप पार्टनरशिप पढ़ने बैठे भाई साहब, पार्टनरशिप पढ़ने में आपको मेहनत लगेगा भयानक रूप से, और आएगा कितना? 20 मार्क्स। तो यहां पर भी तो उतना मेहनत अगर तुम इसमें कर लोगे 20 मार्क्स के लिए तो भयंकर स्कोर हो जाएगा। मेहनत बराबर देना पड़ेगा। आओ लिख लिया प्रोविजन, क्लियर? लिखिए प्रेजेंट केस। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, इन द प्रेजेंट केस। सुनो, लिखो मत, लिखो हेडिंग लिखो प्रेजेंट केस। अब लिखना मत, सुनना। मैं भी बता रहा हूं क्या गलती करते हैं स्टूडेंट जो है वो ऐसे लिखने के लगते हैं, जे द ओनर ऑफ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंड्स ओवर द कार। क्यों लिख रहे हो ये? आंसर को लंबा करने के लिए? क्या मतलब है यहां पर? डज नॉट मेक एनी सेंस। ये वाला चीज तो 1 लाख स्टूडेंट के सामने है, क्वेश्चन पेपर में प्रिंट किया हुआ है, और एग्जामिनर अगर मान लो 1000 कॉपी चेक करा तो 1000 बार एक ही चीज पढ़ेगा, पागल नहीं हो जाएगा वो? उसको नहीं पता है क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में? बेवकूफ समझ रखे हो क्या? बेवकूफ समझ रखे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो गलत चीज है। क्वेश्चन को कॉपी करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, डज नॉट मेक एनी डैम सेंस एट ऑल। लेकिन तो फिर मैं क्या करने वाला हूं बताओ ना? मैं क्वेश्चन में प्रोविजन का कंडीशन पास हुआ या कंडीशन पास नहीं हुआ ये चेकिंग करूंगा। लिखो, इन द प्रेजेंट केस जे द ओनर ऑफ अ कार अपॉइंट्स पी एज अ मर्केंटाइल एजेंट। फिर लिखे नंबर 1, द एजेंट गेट्स द पोजेशन, द एजेंट गेट्स द पोजेशन ऑफ द कार। देखो देखो मेरी भाषा देखो, एजेंट गेट्स द पोजेशन ऑफ द कार विद द कंसेंट ऑफ ओनर। देखो, the agent gets the possession of the car with the consent of owner। ठीक, लैंग्वेज दिख रहा है? नंबर 2, the agent made the sale to, किसको बेचा रे? to the buyer A while acting in the ordinary course of business। अब पढ़ो दे रहा, अब पढ़ो सारा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नंबर 3, अरे नंबर 2 लिखा, the agent sold the car to A while acting in the ordinary course of business। मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? जे ने ए को बेचा, मतलब पी ने ए को बेचा। नंबर 3, द बायर ए एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। देखो, द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ फ्रॉड। अभी आया, क्लियर हुआ क्या? सो देखो, the mercantile agent P, देखो, the mercantile agent P
had passed a good title to the buyer A. देखो लैंग्वेज देखो, द मर्केंटाइल एजेंट P had passed a good title to the buyer A. दिख रहा है मेरा क्वेश्चन प्रेजेंट केस को कैसे लिख रहा हूं मैं? देखो सर आपने तो प्रेजेंट केस में वापस से प्रोविजन को कॉपी कर दिया, यही तो करना है, लॉ ने ये बोला यहां पर ये हुआ, चल खत्म, यही तो नियम है। मैंने कहां पर प्रेजेंट केस में क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की है क्या? मतलब ही नहीं है। क्या लिखा? द मर्केंटाइल एजेंट ए हैड पास्ड अ गुड टाइटल टू द बायर, माफ करिएगा, द मर्केंटाइल एजेंट पी हैड पास्ड अ गुड टाइटल टू द बायर ए। क्लियर? दिस बिकम्स अ वैलिड सेल, दिस इज अ वैलिड सेल। कंक्लूजन बोलो, कंक्लूजन की भाषा क्या होगी तुम लोग बताओ? जे। कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज में आता है, क्वेश्चन में जो पूछा उसकी लैंग्वेज में आता है। कंक्लूजन, जे कैनॉट स्यू ए टू रिकवर द कार। क्लियर? ये तरीका है आंसर लिखने का। समझ में आया? हर जगह पर ऑब्वियसली ऐसे 3 पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली इतना क्लैरिटी से आंसर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर 3 पॉइंट थे तो तीनों पॉइंट पास हुआ कि नहीं हुआ वो दिख गया, पर एवरीवेयर इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्टिल यू हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन ओनली। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? लिखो, नेक्स्ट आओ, खत्म। अब देखो मिस, अब सवाल पढ़ रहे हैं। मिस आर ओन्स अ 2-wheeler विच शी हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड के ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बोलो क्या बोला क्वेश्चन? कौन सा प्रोविजन है बताओ ना? सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन नंबर क्या है? 24। मैंने तुमको सामान दिया है क्या चीज पर? जब तक आप प्रोविजन खाओगे नहीं ना, मीनिंग समझ के खाओगे नहीं ना, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और खाना तब होगा जब आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कम से कम रिवाइज करोगे। 1-2 बार याद करोगे और 3-4 बार रिवाइज करोगे, तब अच्छा तरह से पढ़ पाओगे। एंड इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस इन द सेंस दैट कि ये आपका एक दूसरा चीज में से रिसोर्स डिमांड कर रहा है। आपका जो मोबाइल में समय बर्बाद होता है वहां से आपको इसमें ट्रांसफर करना होगा। वहां पर आपको सप्लाई कम करना होगा, यहां पर आपको सप्लाई बढ़ाना होगा। तब यहां पर सप्लाई बढ़ाओगे तो पासिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ेगा। उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है? वहां से सप्लाई कम करना होगा। अपने मोबाइल फोन में डिजिटल वेलबींग को देखकर हमेशा काम करो कि कहां पर आपने कितना समय बर्बाद किया, वेस्ट किया। इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन फालतू चीज को बंद करो। तो वहां पर आप डिजिटल वेलबींग बोलकर जानते हो ना, सेटिंग्स में जाकर मिल जाता है बहुत इजीली। कोई ऐप डाउनलोड करने का आजकल जरूरत नहीं होता। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, तुम अपने आप के पेरेंट बन जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव। चलो, मिस्टर आर ओन्स अ 2-wheeler which she hand over to her friend K on sale और रिटर्न बेसिस। आर ने के को भेज दिया। आर कौन है बताओ ना? सेलर। के कौन है? बायर। इवन आफ्टर वीक मिस के नीदर रिटर्न द व्हीकल नॉर मेड द पेमेंट, शी इंस्टेड प्लेस द व्हीकल टू मिस्टर ए। ले तेरी, आर ने किसको भेजा बताओ ना? के को। 1 हफ्ते में उसने रिटर्न नहीं किया, बल्कि उसने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। इसका मतलब बायर की हरकत बताती है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। अरे उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड सेल है कि नॉट अ वैलिड सेल? वैलिड सेल। ओनरशिप ट्रांसफर्ड कि नॉट ट्रांसफर्ड? ट्रांसफर्ड। मतलब आर ने, के ने एक्सेप्ट कर लिया तो के बिकम्स द ओनर ना। अरे के बिकम्स द ओनर। अब इसने प्लेज कर दिया। प्लेज मतलब गिरवी रखकर लोन ले लिया। प्लेज मतलब गिरवी रखकर लोन ले लिया। शी इंस्टेड प्लेस द व्हीकल टू मिस्टर ए टू ऑब्टेन अ लोन। मिस आर नाउ वांट्स टू क्लेम द 2-wheeler। अब भैया आर को गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिले, पर पैसा मिलेगा। बाइक नहीं मिलेगा पर पैसा तो मिलेगा। एग्जामिन विद रेफरेंस विल शी सक्सीड। तुम्हारा आंसर क्या है? वही चीज पूछ रहा है। एग्जामिन विद रेफरेंस टू प्रोविजंस व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू आर। आर के पास क्या उपाय है भैया? बाइक नहीं मिलेगा, परंतु क्या मिलेगा? पैसा के लिए सू कर सकते हो। पैसा के लिए सू कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? सर ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज हम लोग अनपेड सेलर में एक चीज आता है, बताऊंगा मैं, दिखाऊंगा भी आपको। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट हैज बीन एक्सप्रेसली। भाई योर लिखा हुआ है यहां पर। एक चीज आप हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, ये आप गांठ बांध लो कहीं पर। बुक का फ्रंट पेज पर लिखवा दूंगा मैं, 1 सेकेंड। आई, यू, मी, ये सब वर्ड यूज नहीं कर सकते।
एग्जामिनर को कभी भी मैं तुम के हिसाब से बात नहीं कर सकते। आवर अगर लिखना भी हुआ तो क्या, हमारा, म्यूचुअल, मेरा नहीं, माई आंसर विल नॉट चेंज। ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बट इट्स डज नॉट लुक गुड। आवर आंसर विल नॉट चेंज। आई और यू तो लिखना ही नहीं है, ये तो शब्द होता ही नहीं है, मान लो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होता। आई यू तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। इज इट क्लियर ना? बोलो। चल पक्का? चल। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एट द व्हीकल विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस आर until the price has been paid, until the price has been paid। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक तुम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये सामान मेरा है। अगर ये शर्त लगा देते तब ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन की अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन? कंडीशनल। अरे कंडीशनल क्या अनकंडीशनल? कंडीशनल। नहीं समझ आया? तब तुम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। तब मैं तुमसे रिकवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। लिख लो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे बोलना। बोलता नहीं है। परंतु फिर भी उसमें झमेला क्या होता, ये बायर इन पोजेशन है नालायक। के कौन है? बायर इन पोजेशन। फिर से बोलो, के कौन है? बायर इन पोजेशन। क्लियर ना? तो वो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेच सकता है। प्लेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। तो वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा ना? अरे समझ में आ गया? लिखो। तुम लोग को जो बताया वो समझ में आ गया क्या? लिखो। दिस केस रिलेट्स टू सेक्शन 24 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, बोलो 1930। फटाफट लिखो भाई, हो गया। चल। एज पर सेक्शन 24, ये लिख लो पूरा। द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर करके पूरा लिख लो। लिख लिया? क्या लिखा? द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। नहीं लिखा? अरे लिखा। लिखे। सो बताओ कौन ओनर बन गया? मिस ए, नहीं, मिस के बिकम्स द ओनर ऑफ टू व्हीलर। मिस के बिकम्स द ओनर ऑफ टू व्हीलर। मिस के, ये के। चल तो बताओ मेरे को। द सेलर आर कैनॉट क्लेम द टू व्हीलर, कैनॉट क्लेम द टू व्हीलर। लिखे। नेक्स्ट लाइन। हाउएवर एज पर सेक्शन 55, ये याद रखना होगा, सेक्शन 55 आएगा बाद में। एज पर सेक्शन 55 द सेलर कैन sue द बायर फॉर प्राइस। सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस इफ ओनरशिप हैज पास टू द बायर। ब्रैकेट में लिख लो, पेज 35.5 पर आएगा, ये 35.5 पर आएगा। चलिए नेक्स्ट, खत्म करता हूं। अरे हो गया? अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताइए ये क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द व्हीकल विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ आर। अगर तुमने प्राइस पेमेंट नहीं किया तब तक, बोलो। मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना, तब क्या होगा? सोचकर जवाब दो। ये लोगों ने कंडीशन लगा दिया कि आर जो है जब तक के को सामान भेजा सेल और रिटर्न पर, परंतु जब तक उसने पूरा पैसा नहीं दिया तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये सेलर का ही प्रॉपर्टी रहेगा। ये क्वेश्चन बात करता। अरे सेलर और बायर के हिसाब से बात करो, नाम के हिसाब से नहीं। सेलर और बायर के हिसाब से बात करो। सेलर ने माल देते समय बोल दिया कि जब तक तुम पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने तुमको दे दिया, तुमने किसी और को प्लेज कर दिया। अब बताओ, इट्स अ वैलिड सेल की नॉट वैलिड प्लेज की नॉट अ वैलिड प्लेज? सवाल उठता है कि तुम बायर इन पोजेशन है। तुम क्या है? बायर इन पोजेशन। ओनर नहीं बना, परंतु अगर तुम्हारे पास पोजेशन है, अरे तुम्हारे पास पोजेशन है, यू आर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और जो प्लेजी है दैट इज एक्टिंग इन गुड फेथ, इट्स अ वैलिड प्लेज। इट्स अ वैलिड प्लेज। तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होता। क्लियर ना? अरे बोलो ना। लिख लो, लिखो। इसमें कंक्लूजन कभी पहला पाल लाइन में नहीं लिखना चाहिए। ये नहीं लिखना चाहिए माय आंसर विल रिमेन द सेम, नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। समझ गए? बोलो। लिखो। इफ, लिखे इफ नहीं लिखे। इन द सेकेंड सिचुएशन इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट, ये लाइन लिखो। इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द व्हीकल विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस आर। क्या लिखा? बोलो। Until the price has been paid। लिखा यहां तक? क्या लिखा? यहां से यहां तक लिखा ना, ग्रीन लाइन। देन
दिस इज कंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर, कंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर। ये आप लिख सकते हो चाहो तो, ये वाला सेक्शन 25(1) कॉपी कर सकते हो चाहो तो, लिख लो। एज पर सेक्शन 25(1), एज पर सेक्शन 25(1) लिखा, इसको हटा रहा हूं मैं, अरे हटाए कि नहीं। द बायर डज नॉट बिकम द ओनर लिखा, हाउएवर बायर डज नॉट बिकम द ओनर, समझ गए। अरे बायर ओनर बना कि नहीं बना, नहीं बना, बायर डज नॉट बिकम द ओनर। हाउएवर दिस इज अ केस ऑफ सेल, this is a case of pledge by buyer in possession, this is a case of pledge by buyer in possession before the property has vested to him। ये रहा section 32, 32 नहीं 30 subsection 2, 30 ब्रैकेट में subsection 2। अरे क्लियर ना, अरे बोलो, नहीं आया, नहीं आया, नहीं समझा, 30 subsection 2। अगर यहां पर सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला चीज अगर लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु ये सेल का पॉइंट है, नहीं है प्लेज का पॉइंट है। किस चीज का पॉइंट है यहां पर, क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लेज का। लिखो, द प्लेज विल बी वैलिड इफ, लिखो लिखो एज पर सेक्शन 32, एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, द प्लेज बाय बायर इन पोजेशन, द प्लेज बाय बायर इन पोजेशन बिफोर he becomes the owner, before he becomes the owner will be valid if, ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट लिख दो। if buyer was in possession of goods or documents of title with the consent of seller, if buyer was in possession of goods or DOT with the consent, DOT वर्ड मत लिखना है, document of title। अरे समझ गए क्या। if the pledge, सेल मत लिखो, प्लेज, प्लेज, इफ द प्लेज वाज मेड बाय हिम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ द प्लेज वाज मेड बाय हिम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ द पॉनी, पॉनी पॉनी बायर नहीं लिखोगे, इफ द पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। अरे क्लियर ना, बोलो, Pawnee has acted in good faith। लिखे, in the present case, if the pawnee has acted in good faith, in the present case, अरे ऑब्वियस बात है, ये तो पैराग्राफ नेक्स्ट होगा ना। लिखो, in the present case, बोलो किसके पास पोजेशन है बताओ ना। मिस के has a possession of goods with the consent of seller R, Miss K has the possession of the goods with the consent of seller R। दूसरा थोड़ा जल्दी लिखो, क्या लिखा, Miss K has the possession of goods with the consent of seller R। Assuming Miss K is acting in the ordinary course of business and assuming Miss K is acting in the ordinary course of business, इधर देखो, K जो है वो acting in the ordinary course of business and प्लेजी, पॉनी, पॉनी, पॉनी का स्पेलिंग बोलूं क्या, एंड द पॉनी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, दिस इज अ वैलिड प्लेज बाय K2A, दिस इज अ वैलिड प्लेज बाय K2A, दिस इज अ वैलिड प्लेज बाय K2A। क्या लिखा, दिस इज अ वैलिड प्लेज बाय K2A। बोलो क्या होगा, बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना क्या होगा। The answer will remain the same। क्या आंसर था, पहले वाला आंसर सेम है, our answer will remain the same। R cannot claim the two-wheeler but can sue K for price। R cannot claim the two-wheeler, R cannot claim the two-wheeler but can sue K for price। चलो क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर एस एग्रीड टू परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम वी, वी ने एस को 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचा, आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक, आउट ऑफ हिज मतलब गुड्स असर्टेन की अनअसर्टेन, अभी तक अनअसर्टेन, लिख लो।
लार्ज स्टॉक में से 100 बेल बेचा, मतलब ये 100 बेल अभी तक अनसर्टेन है, 100 बेल्स अभी तक अनसर्टेन है, मतलब यहां पर इस लाइन तक, अगला लाइन में असर्टेन होगा। और बोलता है सेंट इज मेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एस ने बोला भैया सुनो एक काम करो, वी के गोडाउन में से बहुत सारी कॉटन का स्टॉक पड़ा हुआ, वहां पर मेरे से को 100 बेल लेकर आ जाओ। मैंने अपना आदमी भेज दिया, बाहर ने अपना आदमी भेज दिया, सुन, अरे बाहर ने अपना आदमी भेज दिया, सुन तुम्हारे गोडाउन में बहुत सारा माल है ना, चल ठीक है मेरे को ज्यादा नहीं 100 बेल चाहिए, हम अपना आदमी भेजते पैकिंग करने, हम अपना आदमी भेजते डिलीवरी लेने के लिए। दे कुड पैक ओनली 60 बेल, 60 बेल उसने पैक किया है, मेरा आदमी जाया गया तुम्हारे गोडाउन में 60 बेल को पैक कर दिया। लेटर ऑन देयर वाज एन एक्सीडेंटल फायर, ले तेरी एंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, तुम्हारा पूरा गोडाउन में आग लग गया इंक्लूडिंग 60 बेल्स दैट वर ऑलरेडी पैक्ड। 60 बेल जो ऑलरेडी पैक हो गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो बताओ मेरे को बायर कितना नुकसान बियर करेगा, सेलर कितना नुकसान बियर करेगा? गुड्स असर्टेन कितना हुआ है 60, तो बायर कितना नुकसान बियर करेगा 60, और बाकी सारा नुकसान कौन बियर करेगा? सेलर। लिख लो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा पहले मेरे को ये बताओ। 20, 21, 22 ना, अरे बोलना भाई, ये 23 भी बोल सकते हो। अनअसर्टेन गुड्स है, अनअसर्टेन लिखो सेक्शन 23 अप्लाई होगा। जितना गुड्स असर्टेन हुआ डिलीवरेबल स्टेट पे पहुंचा, जितना गुड्स असर्टेन हुआ डिलीवरेबल स्टेट पे पहुंचा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हुआ, उतना सामान का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। 60 बेल्स का लॉस बायर बियर करेगा, 60 बेल्स का लॉस बायर बियर करेगा, और 40 बेल्स का लॉस सेलर बियर करेगा। चलिए खत्म। अभी मेरे ख्याल से समझना चालू हो गया, आपको नहीं आया? सेक्शन नंबर कौन सा था? 23 ना, 23 अनअसर्टेन गुड्स था। खत्म करें, आओ। ये यार तुम लोग बताओगे एबीसी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ ट्रक। ले तेरी, एक ट्रक है, ट्रक क्या करेगा? एंड द पोजेशन ऑफ सेट ट्रक वाज विद बी, बी के पास पोजेशन है, तो 3 कंडीशन था ना, पोजेशन होना चाहिए, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर से बोलो क्या क्या होना चाहिए? गुड्स का पोजेशन होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ अदर कोनर, गुड्स का या डीओटी का पोजेशन होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ अदर कोनर। दूसरा एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स। तीसरा बायर इज एक्टेड इन गुड फेथ। तो वैलिड सेल की नॉट वैलिड सेल, वैलिड सेल। क्या बोलते हो? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो था वही है ना आंसर? अरे पहले आंसर की तरह लिख लोगे या ये भी फिर से लिखवाए? हम बोलो, आप बोलिए, हम लिखवा देंगे। प्रेजेंट केस को कैसे लिखना है समझ में आया? बायर आगे पढ़ना होगा। X purchased the truck from B without knowing that A had C were also the owners. Whether a sale between B and X is valid. बोलो ये ट्रक किसका किसका था? ABC का जॉइंट ट्रक था, पर पड़ा किसके पास था? B। B ने ये माल X को बेच दिया। इट्स अ वैलिड सेल की नॉट अ वैलिड सेल? वैलिड सेल। क्यों वैलिड सेल? क्योंकि B के पास गुड्स का पोजेशन था। दूसरा B was acting in the ordinary course। तीसरा buyer is acting in good faith। इट्स अ वैलिड सेल की नॉट अ वैलिड सेल? वैलिड सेल। लिख लो। प्रोविजन में भी तीनों पॉइंट लिखोगे? अरे प्रोविजन में पोजेशन, ऑर्डिनरी कोर्स और गुड फेथ वाला लिखोगे। अरे इतना समझ में आ रहा है क्या? प्रोविजन में भी क्या लिखोगे? पोजेशन, ऑर्डिनरी कोर्स और गुड फेथ वाला पॉइंट लिखोगे। प्रेजेंट केस में भी लिखोगे कि ये तीनों पास हो गया। अरे यार क्या कर रहे हो? पोजेशन, ऑर्डिनरी कोर्स और गुड फेथ। प्रेजेंट केस में भी लिखोगे, एक एक करके तीनों पास हुआ। क्या नहीं लिख पाओगे? एक एक करके तीनों पास हुआ। क्लियर ना? चलिए खत्म। ये मेरे को लग रहा है सेम है, तुम अपने आप कर लेना, सेम एज क्वेश्चन 3। चलिए, ये मतलब नहीं है लार्जर स्टॉक। अरे यार वही है ना? क्या हुआ जी, नहीं आया? बोलो। अरे सेम सवाल है यार, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ना? अरे वापस से पढ़ना होगा क्या? बोलते नहीं हो। 8 बोलो, लिखवाना है क्या? बोलो ना। 8 deliver a horse to B on sale or return basis. The agreement provided B should try the horse for 8 days and return if it did not like the horse. कौन सा है ये? सेल और रिटर्न है ना? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन की अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन? कंडीशनल। अरे कंडीशनल की अनकंडीशनल। द थर्ड डे द हॉर्स डाइड विदाउट द फॉल्ट ऑफ बी। ले तेरी, क्या होगा? कौन लॉस बियर करेगा? सेलर बियर करेगा कि बायर बियर करेगा? सुना नहीं दिया? मैंने तुमको घोड़ा बेचा अप्रूवल बेसिस पर, 8 दिन का टाइम दिया, तीसरे दिन ही घोड़ा लुढ़क गया, बताओ क्या होगा? सेलर बियर करेगा ना? ए फाइल्स अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। पैसा दो, पागल हो गया बे?
कैन यू रिकवर द प्राइस? क्या? नो। खत्म करें क्या? बोलो। लिखवाना है, लिखवाना है, बोलो। इसमें 3 पॉइंट्स में से वैसा कोई पास नहीं हुआ, परंतु वो तो लिखना होगा। लिख लो, कॉपी में लिखो। दिस केस रिलेट्स टू सेक्शन 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लिखो, एज पर सेक्शन 24, ये रहा, डॉट डॉट डॉट, द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर करके फटाफट लिख लो रीजनेबल टाइम तक। ये ओन लैंग्वेज वाला चीज है ना, थोड़ा काट दो। अरे पहले क्या करता था इंस्टीट्यूट, बोलता, अब बोलता अभी भी है, एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको इंस्ट्रक्शन आता है कि अगर बच्चे ने अपनी भाषा में लिखा है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, परंतु मिलता नहीं है। असलियत यह है कि जो बोलता है वो खुद फॉलो नहीं करता, जो मैं बोलता हूं वो डेफिनेटली फॉलो नहीं करता हूं। तो हम क्या करेंगे? तो याद करना होगा एकदम किताबी लैंग्वेज में। रटवाएगा इंस्टीट्यूट, समझा कर रटवा रहा है, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध रटवा रहा है, समझा कर रटवा रहा है। चलिए, मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया शायद। अरे क्लियर हुआ क्या? बोलो ना। इसको हटाएंगे ना? नेक्स्ट, अब लिख लो, ये प्रेजेंट केस यहां पर है ही, अब इसका लिखने का जरूरत नहीं है। कंक्लूजन देखो, प्रेजेंट केस में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, लैंग्वेज पढ़ो। देखो प्रेजेंट केस में कैसे लिखा हुआ। अरे तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मेहनत बेकार हो जाएगा। ऑब्जर्व करो, पढ़ो नहीं, ऑब्जर्व करो। प्रेजेंट केस में A delivered the horse to be on sale or return basis for 8 days. A delivered a horse to be on sale or return basis for 8 days. But on the third day the horse died without any fault of B. But on the third day the horse died without any fault of B. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं लिखा। The time given by seller A to the buyer has not expired yet. अभी क्लियर हुआ? अरे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? यही तो मैं बोला था ना, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, टाइम एक्सपायर नहीं। पहला पॉइंट क्या था सेक्शन 24 का? पहला पॉइंट क्या था, बोलो ना। तीसरा पॉइंट, if it does not signifies approval or acceptance to the seller but retains beyond a reasonable time. reasonable time expire, specified time expire नहीं हुआ। अरे स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। चले, खत्म। Therefore the ownership of the horse still belongs to the seller A. B will be considered as the owner of the horse only when B does not return the horse within the stipulated time of 8 days. अगर वो 8 दिन के बाद भी अगर रिटर्न नहीं करता तब उसको ओनर माना जाता। क्लियर लिखा है ना? बोलो, कौन ओनर माना जाएगा यहां पर, बायर की सेलर? सेलर। खत्म करें। 8 दिन के लिए घोड़ा दिया था, तुमने तीसरे दिन मार दिया, मतलब मर गया वो, कौन मालिक है? सेलर। तो सेलर विल बियर द लॉस। चलिए, अय्यर परचेज अ टीवी सेट फ्रॉम जेठालाल। जेठालाल बहुत गुस्सा है अय्यर से, अय्यर से हमेशा चिढ़ता है वो, जलता है वो। द ओनर ऑफ गदा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी। देखो जेठालाल, मैं 3 दिन टीवी यूज करेगा, फिर तुमको देखेगा, चेक करेगा, पसंद आएगा तो रखेंगे, नहीं पसंद आएगा तो तुम ले जाना। ठीक है अय्यर भाई, आपसे क्या, ले जाइए। एंड इफ सेटिस्फाइड ही विल पे फॉर दैट, अदरवाइज ही विल रिटर्न द टीवी सेट। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या है ये? तुम लोग को अननेसेसरी जेठालाल को और बबीता जी को देख रहा है, तुम लोग बताओ क्या है ये, बताओ फटाफट। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न है ना, सेक्शन 24 लिख लो, सेक्शन 24। सेम सवाल आ गया, कितना दिन का टाइम लिया है? 3 दिन। परंतु सेकंड डे क्या हुआ? ऑन द सेकंड डे द टीवी सेट वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। धरती फटी, जमीन फटी, टीवी अंदर गया और धरती बंद हो गई। अब बताओ, जेठालाल डिमांड द प्राइस। अय्यर भाई आपको तो पैसा देना पड़ेगा, क्या बोलते हो? अय्यर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसका नुकसान कौन बियर करेगा? जेठा भाई, जेठा जी। जेठालाल डिमांड द प्राइस ऑफ टीवी सेट फ्रॉम अय्यर, वेदर अय्यर इज लायबल टू पे द प्राइस। क्या अरे करना है क्या? लिख लो, सेम सवाल है 6 और 7। 6 और 7 सेम ना? क्या हुआ, टफ लग रहा है? थोड़ा टफ लग रहा है शायद। सोहन इज अ ट्रेडर इन सेलिंग ऑफ व्हीट, व्हीट बेचता है। विनोद केम्स टू हिज शॉप एंड आस्क्ड सोहन टू शो हिम सब गुड क्वालिटी व्हीट। अच्छी क्वालिटी का व्हीट दिखाओ, ऐसा व्हीट दिखाओ जिसको खाकर आदमी शक्तिशाली हो जाए।
आदमी शक्तिशाली। विनोद इज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, ठीक है, विनोद को वो वीट दिखाया, सेटिस्फाई हो गया। सोहन अग्रीज टू सेल 100 बैग्स ऑफ वीट टू विनोद ऑन 10 जून। 10 जून को माल दूंगा, एग्जाम के पहले माल दूंगा। द डिलीवरी ऑफ वीट एंड द पेमेंट ऑफ अस टू बी मेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर में पेमेंट कर देंगे, डिलीवरी भी और 3 महीने के अंदर में पेमेंट भी। मेरे को आप ये बताइएगा डिलीवरी कब देना है कब नहीं देना, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। डिलीवरी कब देंगे, पैसा कब देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लिख लो। बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू विनोद, सोहन गेट्स अनदर कस्टमर विक्रम। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या है ये बताओ ना। सोहन ने ये माल किसको बेचा? विनोद। बात कर लिया। बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू विनोद, विनोद को देने के बाद सोहन गेट्स अनदर कस्टमर विक्रम हु इज रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर द वीट। विक्रम मिल गया। सोहन सेल द गुड्स एट विनोद व्हिच वर ऑलरेडी लाइंग इन हिज पोजीशन टू विक्रम। विक्रम हैज नो नॉलेज एज सोहन इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा पॉइंट है ये? सिप ना, सेलर इन पोजेशन है ना। अरे फिर तो बोलो क्या है ये? सेलर इन पोजेशन। मैं करूंगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह लिख लोगे धड़ाधड़? नहीं समझे? लिखवाना है तो बोल दो, नहीं नहीं बोल दो, खत्म करें, लिख लो। क्वेश्चन 1 2 की जैसे पहले नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैमेट को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका एक्सेप्शन, नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैमेट को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका 5th एक्सेप्शन है कि 4th है, देखकर बताओ। 4th है ना? हाँ, फिर उसका 4th एक्सेप्शन, फिर उसका 4th एक्सेप्शन का तीनों पॉइंट लिखोगे, फिर उसका 4th एक्सेप्शन का तीनों पॉइंट लिखोगे, फिर प्रेजेंट केस में भी तीनों पॉइंट को एक एक करके सेटिस्फाई करवाओगे। समझ गए? फिर कंक्लूजन लिखोगे। भाई साहब इतना लिखवा रहा हूं मैं, फिर गलती होगा। प्रेजेंट केस में भी तीनों पॉइंट को एक एक करके सेटिस्फाई करवाओगे। अरे खत्म करे। आंसर कैसे लिखा जाता है ये पूरा क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर आपके स्टडी लिखेंगे तो आपको गजब तरीके से मार्क्स मिलेगा। 7 मार्क्स में आप 4 से 5 मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे। 7 में से 7 तो नहीं, 5 मिनिमम, 4 मैक्सिमम 5, एवरेज 5 के ऊपर पाने के लिए आपको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए और लैंग्वेज भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तब 5 5.5 मिलेगा। क्लियर ना?